हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। और क्लास 10th में यही होगी कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। और ये आज हमारा पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब हम भारत के साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों में डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दी नहीं गई हैं। ठीक है, अब हम ऐसा मानते हैं, यहाँ एनसीईआरटी ऐसा मानती है कि आप सब लोग पढ़ के आए होंगे, मगर आई एम श्योर बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे, बहुत सारे, मैं कहूँगा 95% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 6th 7th में 8th में बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, जब पढ़े होंगे भूल गए होंगे। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बेसिक्स भी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, बेसिक्स मतलब जो चीज़ आप छोड़ के आ गए वो चीज़ें भी मैं आपको कवर कराता चलूँ। हालांकि एनसीईआरटी सिलेबस में कवर कर रहा हूँ, 6th का हमारा कंप्लीट है, 7th का चल रहा है। आपको फ्यूचर में ये सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि ये वीडियो आपको देखनी है तो मैं आपकी उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो ये एक जानकारी है कि मैं बेसिक कराऊँगा, और साथ के साथ में अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। हालांकि आप तो बुक पढ़ेंगे डेफिनेटली, यहाँ आई एम श्योर आप कुछ एक्स्ट्रा लेने आएंगे और एक्स्ट्रा मैं दूंगा। और पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लाइन टू लाइन कवर करेंगे, ये हमारी गारंटी आपके लिए। ठीक है, फिर भी आपको कुछ लगे कि सर ये छूट रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, सर यहाँ पे ये चीज़ें बाकी है, इनको भी कराओ। आई विल डेफिनेटली हेल्प देयर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो पहली बात हम बेसिक्स देखेंगे, तो और बेसिक्स के बाद हम बुक स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अपने इंडिया की अगर बात करें, भारत देश की बात करें, तो हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है, बहुत ही महान है। अब इसके बारे में देखेंगे। पहली बात, एक तो इंडिया आता है साउथ एशिया में। देखो आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 7 कॉन्टिनेंट में से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया है। और एशिया में आता है अपना इंडिया। और एशिया में किस डायरेक्शन में आता है? साउथ वाले पार्ट में। जैसे मान लो ये है अपने 7 कॉन्टिनेंट्स, और ये वाला हो गया एशिया। एशिया का साउथ वाला जो हिस्सा है ये क्या है अपना? ये है अपना प्यारा भारत। तो पहली चीज़ तो ये कहाँ पर आता है? साउथ एशिया में आता है। दूसरा, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आपको पता है पूरे वर्ल्ड को, ये पूरा वर्ल्ड हो गया, सेंटर में से जो लाइन जा रही है इसको इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री वाली लाइन जो है, ये ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न, और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। अब आपको पता है पृथ्वी को हम एक गोला मान सकते हैं, और गोले को अगर बीच में से अगर आप काट दो तो क्या बचेगा? आधा गोला बचेगा, जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। तो ऊपर चूंकि नॉर्थ है इसलिए हम इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रहे हो, नीचे साउथ है इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और तो इक्वेटर जो है पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और एक लाइन आपने देखी होगी, छोटी क्लासेस में पढ़ रखी होगी, ये वाली लाइन जो ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री वाली, नॉर्थ से साउथ जो जा रही है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, या पृथ्वी को। एक तो है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। अब देखो इसको देखते हैं, ये वाली जो लाइन हो गई ये हो गई प्राइम मेरिडियन, और ये वाली जो लाइन है ये हो गई इक्वेटर। तो इंडिया कहाँ पर आ रहा है? पहली बात तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। ये देखो आप, इंडिया अपना जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इक्वेटर के ऊपर है। दूसरा, अगर इसको ऐसे देखें तो ये पूरी तरह से किधर आ रहा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो आप ध्यान रखना, इंडिया जो है कंप्लीटली, आई एम सेइंग कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। इंडिया का अगर एरिया देखें तो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में इंडिया की रैंक है 7th रैंक है। ध्यान देना, हम मतलब अगर देखें कि हमारे पास जमीन कितनी है तो हम 7वें नंबर पर आते हैं। और टॉप पर आता है, आपको पता है कौन सा कंट्री? रशिया। कौन सा आता है? रशिया, रूस जिसको कहते हैं। रूस जो है सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में। अच्छा, अब इंडिया के देखें आसपास क्या क्या भैया, ये जो इंडिया का पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के वेस्ट की साइड में आप देखोगे, इधर वेस्ट और इधर है ईस्ट, और नीचे है साउथ। तो इंडिया के वेस्ट की साइड में देखोगे तो यहाँ पे है अरेबियन सी, ईस्ट की साइड में देखोगे तो बे ऑफ बंगाल, और साउथ में देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इंडियन ओशियन कहाँ पे? इंडिया के साउथ में। अरेबियन सी कहाँ पे? वेस्ट में इंडिया के। वे ऑफ बंगाल कहाँ? इंडिया के ईस्ट की साइड में। और एरिया तो मैंने बता दिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके ऊपर अपना ये है प्यारा भारत।
ओके। अच्छा, इंडिया में जो सबसे बड़ा स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट जो है एरिया के हिसाब से, दैट इज राजस्थान। और सबसे छोटा जो स्टेट है वो है गोवा। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी वो है अंडमान निकोबार, ये है अंडमान निकोबार। और सबसे छोटी जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। यहाँ पे केरल है, केरल के पास लक्षद्वीप है। आज की डेट में टोटल स्टेट है 28। आज की डेट का मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 अप्रैल 2020। आज की डेट में जो हमारे स्टेट है वो कितने 28 हैं, 28 हैं, और यूनियन टेरिटरीज हैं 8। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन सी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हालांकि 9 थी, अब 2 को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, और पॉपुलेशन हमारी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग अपनी पॉपुलेशन है 121 करोड़, 121.01 करोड़। हालांकि 2021 की जो पॉपुलेशन जो सेंसस आएगी उस पर काम स्टार्ट हो जाता है, मगर आपको पता है अभी प्रेजेंट में कोविड-19 डिजीज चल रही है तो ये हो नहीं पाएगा। तो अब हमारी पॉपुलेशन 2021 की जो सेंसस आएगी, जनगणना होगी, उसके अकॉर्डिंग इट मस्ट बी 135 या 130 से 135 करोड़ के बीच में हमारी पॉपुलेशन होने वाली है। मतलब सीधी सीधी बात है 130 करोड़ तो हम पार कर चुके हैं। ठीक है, और देखना आप इतनी आएगी 135 करोड़ के लगभग ही आएगी, 130 से 135 करोड़ के बीच में। ठीक है, फिलहाल हमें कौन सा डेटा याद रखना है, जो सरकारी डेटा है वही है 2011 की जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन है 121 करोड़। ये हो गया अंडमान निकोबार, ये हो गया लक्षद्वीप। ध्यान देना कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, तो बे ऑफ बंगाल, आई एम अगेन सेइंग, ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये वाला जो ओशन है ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, और नीचे ये वाला ओशन है इंडियन ओशन। तो ओशन ध्यान रखना है, इंडिया के ईस्ट में कौन सा है ओशियन, बे ऑफ बंगाल। इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये हमें ज्योग्राफी में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया का मैप है। और आप यहाँ पे अगर मैं दोबारा बताऊँ तो यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, सॉरी ये हो गया अपना बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हो गया अरेबियन सी, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा इंडियन ओशन। ये चीज़ ध्यान रखना है, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी। इनको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाएं। और ये वाली जो सीरीज दिख रही है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा की पूरा है हिमालय, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है हिमालय की। ओके, अच्छा तो ये एशिया का मैप हो गया। एशिया में साउथ में कौन आता है, अपना भारत आता है, इसको बोलते हैं साउथ एशिया। और ऐसे करके जो देखोगे इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर ये कई सारे देश दिखा रखे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश किस में आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में टॉप 7 कंट्रीज। आपको पता है इंडिया अपना कौन से नंबर पर आता है, 7वें पे। पहले नंबर पर आता है रशिया, ये वाला जो पोर्सन है ये रशिया है। दूसरे पर आता है कनाडा, ये अमेरिका है, यूएसए, और यूएसए के ऊपर है कनाडा। दूसरे नंबर पे कनाडा है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तीसरे पे चाइना, ये हो गया आपका चाइना यहाँ पर। यूएसए 4th नंबर पे, यूएसए 5th नंबर पे ब्राज़ील, यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे आता है ब्राज़ील। ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर पे, मतलब भारत से भी बड़ा है, ध्यान देना ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। तो ये होगी आपकी एरिया के हिसाब से कौन कौन से कंट्रीज की कौन कौन सी रैंक है। तो हमसे बड़े कौन कौन से वो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले नंबर पर रशिया, दूसरे पे कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे अपना प्यारा भारत। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये और देख लेना, 10 तक बता रखा है। 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान, और 10वें पे सूडान, ये एरिया दे रखें। अच्छा, अब अगर इंडिया में देखें कि ये अपना नॉर्थ हो गया और ये नीचे हो गया साउथ, तो नॉर्थ से साउथ अगर इंडिया में कोई पूछे कि नॉर्थ से साउथ यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, तो इंडिया की नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। मतलब ऐसे करके जो डिस्टेंस है वो है हमारी 3200 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट अगर ऐसे जाएँ, यहाँ से जाएँ वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट अगर जाएं तो ये हमारी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। मतलब ज़्यादा कौन सी है, ज़्यादा है हमारी नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है बजाय ईस्ट टू वेस्ट से। तो ध्यान देना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस हमारी 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ 3214 और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। देखो बहुत छोटी छोटी जानकारी है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। आपको पता है भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ है, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये 2019 के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ एक मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मगर एक आंकड़ा लगाया गया है कि इतनी होगी। अब चाइना की पॉपुलेशन 2019 के अकॉर्डिंग इट मस्ट बी 138 करोड़, इंडिया की 131 करोड़, यूएसए की 33 करोड़, इंडोनेशिया की 26 करोड़, पाकिस्तान की 21 करोड़। तो मतलब आप अगर देखें जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में, दूसरे पे इंडिया पे, तीसरे में यूएसए में, और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, और पाँचवें पे आता है पाकिस्तान। तो ये 5 मोस्ट 5 पॉपुलेटेड कंट्री है, नाम याद रखना, ठीक है। अच्छा, इंडिया के फिजिकल रीजन्स की बात करें, मतलब हमको आंखों से क्या क्या दिखाई देता है। कहीं पर हमें पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं पर हमें डेजर्ट दिखाई देता है, कहीं पर हमें प्लेट्यूज दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कितनी हैं, तो इंडिया में को फिजिकल रीजन्स के आधार पर हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 माउंटेन्स, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हिमालय माउंटेन। दूसरे नंबर पर प्लेन्स, और ये हिमालय के जस्ट नीचे बनते हैं प्लेन्स ऑफ गंगा। तीसरे पे थार डेजर्ट, ये वाला हो गया राजस्थान के पास थार डेजर्ट। ये जो हो गया ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू। और कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और आइलैंड ग्रुप्स में 2 आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा अंडमान निकोबार और एक आ जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंडिया को 6 मेजर फिजिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिमालय माउंटेन, प्लेन्स ऑफ गंगा, थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, पेनिनसुला क्या होता है। देखो, जमीन का ऐसा भाग जो 3 तरफ किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। द पेनिनसुला इज द पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। अब आप यहाँ पे देखो, भारत में ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है पेनिनसुला, और इसी को हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ईस्ट की साइड में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी, और साउथ में है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडिया का ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ध्यान देना, इन वाले स्टेट्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर स्टेट्स, और यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं उनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुला ये एक ही चीज़ से संबंधित है, ध्यान देना, पेनिनसुला से ही संबंधित है सारी चीज़ें। और पेनिनसुला क्या होता है, जमीन का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो फिर आपको बताओ, तो एक तो होता है कॉन्टिनेंट, वो भी चारों तरफ से घिरा होता है, और एक होता है आइलैंड, ये भी चारों तरफ से घिरा होता है, मगर कॉन्टिनेंट बड़े होते हैं और आइलैंड बहुत ही छोटे होते हैं। इंडिया लोकेशन इन वर्ल्ड में। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी होगी, भारत के बीचों बीच में से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये जो है ये इसका लैटिट्यूड है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को बिल्कुल बीचों बीच में से गुजर रही है, तो इसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं टेम्परेट जोन। ध्यान देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो भाग है ट्रॉपिकल है, और ऊपर वाला है टेम्परेट जोन। तो ये ट्रॉपिकल टेम्परेट नहीं आता, तो वो भी आप 6th क्लास की वीडियोज देख लेना, उसमें सारी चीज़ें समझा रखी हैं। अभी हम नहीं देखेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब देखेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है, और इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है। नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिकल इंडिया, ऊपर वाले को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, या फिर हम बोलते हैं टेम्परेट। इसलिए नीचे वाला जो एरिया यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और ऊपर वाले एरिया में टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। तो फिर इसका फ़र्क आप देख सकते हो, साउथ इंडिया में कैसे लोग होते हैं, नॉर्थ इंडिया में कैसे लोग होते हैं, तो उसमें ज़्यादा वो वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे हीट जो है वो कम होती है, इसलिए मतलब थोड़ा स्किन का कलर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिया की वर्ल्ड के मैप में लोकेशन, तो इंडिया कहाँ पर है आप देख सकते हो, जो रेड वाला पोर्शन है ये इंडिया ही है। ये वाला अगर ऐसे डिवाइड करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, और साउथ में आता है, किसके साउथ में आता है, एशिया के साउथ में आता है। तो इसके जस्ट नीचे एक इंडियन ओशन है, और ध्यान देना, इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर इसका नाम दिया गया है, इंडियन ओशन। ऐसा कोई भी ओशन नहीं है, 5 ओशन है, आपको कमेंट करके बताने कौन कौन से 5 ओशन है, मगर 5 में इंडियन ओशन ओनली ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर इसका नाम दिया गया है। अब हम देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने स्टेट से पास होती है, तो 8 स्टेट से पास होती है। पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और मिजोरम, ठीक है। कई सारे यहाँ पे देखो, ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 स्टेट से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पूछ ली जाती है कई बार कि राइट द नेम ऑफ स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ठीक है, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अच्छा, इंडिया का अगर लैटिट्यूड एक्सपेंशन देखें तो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6
6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखें, लैटिट्यूड मतलब यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ये है नॉर्थ। तो ये हो गया अपना लैटिट्यूड एक्सपेंशन। अगर अंतर देखें कितना है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने का है? 30 डिग्री का। और लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन देखें, आप देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं आपको पता ही होगा। ये अपनी पृथ्वी है, ऐसी करके जो लाइन होती है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और ऐसे जो लाइन होती है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखना आप, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, बहुत अंतर क्लियर होना चाहिए। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है खड़ी हुई लाइंस। ठीक है, टेम्परेरी लाइंस होती है। खैर, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पे जो है ये 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर ये है यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मतलब यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या है अंतर है। यहाँ पर भी दिखा रखे हैं, देखो इस वाले मैप में क्लियरली ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये देखो ई आ रहा है, ई का मतलब क्या है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, इंडिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एन आ रहा है मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एन और ई का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, इंडिया के बीचों बीच में से लगभग यहाँ से एक लाइन गुजर रही है जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिससे अपना टाइम हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ध्यान रखना अपना भारत का जो टाइम है वो जीएमटी से कितना आगे है, जीएमटी से +5:30 आगे। मतलब हम 5.5 घंटे आगे हैं किससे, ग्रीन मीन टाइम से। जो ग्रीनविच का टाइम है उससे हम कितना आगे, 5.5 घंटे आगे। तो 82.5 डिग्री या हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड वो कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल कंट्री के मिडिल में से पास हो रही है। और स्पेशली यहाँ पर यूपी में एक जगह इलाहाबाद, और इलाहाबाद में भी मिर्जापुर से पास हो रही है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है मिर्जापुर इलाहाबाद से पास हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसी से हम अपने टाइम मेजर करते हैं। अगर स्टेट्स की बात करिए कि कितने स्टेट्स में से पास हो रही है, तो ध्यान देना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में से क्या हो रही है, ये लाइन पास हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, ये हो गया अपना उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, ये अपना मध्य प्रदेश हो गया, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा, और फाइनली आंध्र प्रदेश। तो इन 5 स्टेट में से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसी से हम अपना टाइम मेजर करते हैं। और इंडिया का जो टाइम है वो जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे सुबह हो रही है तो हमारे यहाँ लंदन में अगर सुबह हो रही है इंग्लैंड में, तो अपने यहाँ पे क्या होगा, दोपहर होगा। पड़ोसी देशों की बात करें तो आपको पता है हमारे यहाँ पे कई सारे कंट्री पड़ोसी देश हैं। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, और यहाँ पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पे श्रीलंका, और इसके नीचे भी देखें तो मालदीव भी आता है। तो ये हमारे क्या हैं, अपने पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, ये हो गया अपना प्यारा भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे नेपाल, भूटान, और ये चाइना, और यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, और नीचे जाओगे तो आपका आ जाएगा मालदीव। ठीक है, और यहाँ पे ओशियंस की पोजीशन भी देख लो। इंडिया के वेस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में हो गया अरेबियन सी, और साउथ में हो गया अपना इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो पड़ोसी देश अब ध्यान रखना, श्रीलंका और मालदीव ऐसे 2 पड़ोसी देश हैं जो हमारे ओशियनिक नेबर्स हैं। ओशियनिक मतलब समुद्री नेबर हैं। जैसे यहाँ पे इनके बीच में क्या पानी है, ये श्रीलंका हो गया, नीचे मालदीव है, तो हमारे और इनके बीच में ओशियन है। तो ये ओशियन वाले नेबर हैं, ध्यान देना, श्रीलंका और मालदीव। अच्छा, जो श्रीलंका है इंडिया से अलग हो रही है 2 चीज़ों से, एक है पाक स्ट्रेट और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका और इंडिया को अलग करने वाले स्ट्रेट का नाम बताओ, तो आपको बताना है पाक स्ट्रेट है। गल्फ पूछ ले तो गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंडिया और श्रीलंका को क्या करती हैं, अलग करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पाक स्ट्रेट, और ये नीचे जो है ये है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 क्या करती हैं, ये 2 अपने भारत को सेपरेट करती हैं, किससे, श्रीलंका से सेपरेट करती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया और आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर इनकी ज़मीन को सबको मिला दे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ध्यान देना, द लैंड कंप्राइजिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज इज यूजुअली कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे आसपास की जो लैंड है
अपने पड़ोसी देशों की लैंड को भी मिला दें और इंडिया की लैंड को भी मिला दें तो इसको हम पूरे को बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ये चीज़ आपको बताइए। और आज की डेट में अगर देखें इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत की जो कैपिटल है वो है अपना दिल्ली, ध्यान रखना अपनी दिल्ली कैपिटल है। और 2 जून 2014 में इंडिया का 29वां स्टेट बना था तेलंगाना, ठीक है, और तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। मगर आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल लगा हुआ था जिसका नाम था आर्टिकल 370, उसको स्क्रैप कर दिया क्योंकि आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए थे, उन सबको क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया। और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया, बाइफरकेट मतलब विभाजित कर दिया 2 भागों में। और जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़कर, आप पता है आपको 29 स्टेट थे, जम्मू कश्मीर अलग स्टेट का दर्जा छीन लिया तो कितने बचे 28, और जम्मू कश्मीर को बना दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी हो गई लद्दाख। तो पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, अब कितनी हो गई 9 यूनियन टेरिटरीज। मगर अभी रिसेंटली एक और डेवलपमेंट हुआ है, दीव दमन और दादरा नगर हवेली इन दोनों को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरीज बना दिया है। तो आज की डेट में मैं दोबारा बता रहा हूँ, टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल भी है द मिंट का, लाइव मिंट का, आर्टिकल 370 स्क्रैप्ड, जम्मू कश्मीर टू बी कार्व्ड आउट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। और ये कब का है आप देख सकते हो यहाँ पे 5 अगस्त 2019, मतलब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। और 2 यूनियन टेरिटरी, एक हो गई लद्दाख और ये हो गई जम्मू एंड कश्मीर। तो ये नया मैप है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, और ये पूरा अपना भारत बन गया। और भारत में आज की डेट में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे दादरा व नगर हवेली और दीव व दमन इन दोनों को भी क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अगर इंडिया के बॉर्डर की बात करें तो आपको पता है इंडिया में 2 प्रकार का बॉर्डर है, एक है लैंड बॉर्डर और दूसरा है कोस्टल बॉर्डर। लैंड बॉर्डर की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और कोस्टल बॉर्डर की है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो बॉर्डर है ये है लैंड बॉर्डर और नीचे ये वाला जो बॉर्डर है पानी वाला ये है कोस्टल बॉर्डर, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी बुक में क्या क्या दे रखा है वो चीज़ें भी देख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिक्स में बहुत समय निकल गया, मगर आई एम श्योर ये आपका बेकार नहीं जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी, भरोसा रखो आपने, ठीक है। अब यही है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो इंडिया मैंने बताया बहुत ही बड़ा जोग्राफिकल एक्सपेंस है इंडिया का। जोग्राफिकल एक्सपेंस का मतलब बहुत सारी यहाँ पे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है और बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ है। और 7वें नंबर पे आता है, ये मैंने बताई दिया आपको। और इंडिया कहाँ पर आता है, साउथ एशिया में आता है। इंडिया साथ के साथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ चले, न्यू साउथ से नीचे से कहाँ पे जाएं, नॉर्थ की तरफ चलें, तो अपना जो लैटिट्यूड एक्सपेंशन है वो कितना 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये डैश लगा रखा है, इसको मिनट पढ़ते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। अगर साउथ से इधर जाओगे तो साउथ में जो यहाँ पे लैटिट्यूड है वो कितना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पर जो लैटिट्यूड है बिल्कुल एंड हो रहा है ऊपर नॉर्थ में वो है 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलें, इंडिया में ऐसे चलें, तो यहाँ पर जो अपना लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये ई का मतलब ईस्ट और एन का मतलब है नॉर्थ, ओके। ये फिर मैंने बताई दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को बिल्कुल 2 भागों में डिवाइड कर देती है। और कितने स्टेट से पास हो रही है, 8 स्टेट से पास हो रही है। और इंडिया के, ध्यान देना, इंडिया के ईस्ट में कौन सा ओशियन है, या सी है बे ऑफ बंगाल, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी, और इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशियन। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान देना, इंडिया का एरिया लैंड मास मतलब कितनी ज़मीन है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको हम देखें वर्ल्ड का कितना परसेंट है, मान लो पूरे वर्ल्ड में 100% जमीन है, तो भारत में 100% का कितने परसेंट है, तो भारत में है ओनली 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया में मात्र कितनी जमीन है 2.4%। फिर भी इंडिया कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे आता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इंडिया वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है। ये हमने देख ली। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल बाउंड्री है 7,516
0.6 किलोमीटर। इसमें इन्होंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसकी बाउंड्री को भी क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। इंडिया में आपको पता है ऊपर की तरफ यंग फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हिमालय, जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इन डायरेक्शन में फैला हुआ है। जो हिमालय बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो ये नॉर्थ और इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, और ऐसे यूँ जाओगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इन सारी डायरेक्शन में क्या है, ये फैला हुआ है कौन सा, हिमालय माउंटेन। अच्छा, इंडिया में जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इंडिया में जो 22 डिग्री 22 डिग्री, तो यहाँ पे बीचों बीच में से 23 है, तो यहाँ पे 22 होगा। तो 22 के नीचे जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। 22 के नीचे जो इंडिया है ये कैसा है, टेपर है। टेपर मतलब ऐसे ऐसे ऐसी वाली चीज़ को हम बोलते हैं टेपर्ड, मतलब एक तो हो गया बिल्कुल ऐसा, और एक कैसा है ऐसे करके यूँ शेप आ रही है, इसको हम बोलेंगे टेपर। तो 22 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इसके नीचे इंडिया कैसा है, थोड़ा सा टेपर है, ऐसा मतलब साइज़ कम होता जा रहा है। यहाँ पे चौड़ा है, फिर धीरे और कम हुआ और नैरो हो गया, इसको हम बोलते हैं टेपर्ड। तो 22 डिग्री जो लैटिट्यूड है नॉर्थ लैटिट्यूड, तो इसके साउथ में अगर जाओगे तो इंडिया कैसा होने लगता है, टेपर होने लगता है। टेपर मतलब ऐसे होने लगेगा, साइज इसका कम होने लगेगा। और ये क्या करता है, कहाँ तक पहुँचता है, इंडियन ओशियन तक पहुँचता है, और इंडिया को दो सी में डिवाइड कर देता है। वेस्ट की साइड में अरेबियन सी और ईस्ट की साइड में है वे ऑफ बंगाल। तो ये यही कह रहे हैं 22 डिग्री जो यहाँ पे अगर वो जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इसके नीचे अगर जाओगे तो इंडिया टेपर होने लगेगा, इसका साइज कम होने लगेगा, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, इंडियन ओशियन तक, और ये फिर 2 सी में डिवाइड हो जाएगा। या इधर वाला जो ईस्ट की तरफ है उसको वे ऑफ बंगाल बोलते हैं, और वेस्ट की तरफ है उसको अरेबियन सी बोलते हैं। और लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो है 30 डिग्री, मतलब इधर से इधर जाएं जो अंतर देखोगे तो लगभग कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। जैसे 68 डिग्री अभी हमने देखा, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है 68 डिग्री से 97, तो लगभग कितना अंतर आ गया, 30 का अंतर आ गया, ठीक है। डेस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। हालांकि जो ईस्ट टू वेस्ट है ये ज़्यादा है, फिर भी मतलब ये कैसा दिखता है, नॉर्थ साउथ की बजाय थोड़ा कम दिखता है हमें। एक्सटेंड मतलब विस्तार। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो टाइम लगे वो है 2 आवर। ध्यान देना, गुजरात और अगर हम उसका टाइम देखें जीएमटी के हिसाब से, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का टाइम देखें जीएमटी के हिसाब से, तो इनमें 2 घंटे का अंतर है। ऐसे समझ लो कि अगर गुजरात में सुबह के 6 बज रहे हैं या सुबह के 6 बजे जो मौसम होता है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लगभग 8 बजे वाला मौसम आपको दिखेगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो 8 बजे वाला मौसम है वो कहाँ पे दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में। मान लो हमारे यहाँ पर अभी 6 बजे हुए हैं, तो वहाँ पर मान लो कितने बजे वाला समय दिखेगा हमें, 8 बजे वाला माहौल दिखेगा। जैसे शाम को हमारे यहाँ 6 बजते ही दिन नहीं ढलता, मगर अरुणाचल प्रदेश में आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या 8 बजे वाला मौसम आपको फील होगा। मतलब टोटल 2 आवर का डिफरेंस है, क्योंकि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है और 30 डिग्री का मतलब होता है 2 आवर, क्योंकि 15 डिग्री में कितना होता है 1 घंटे, और 30 डिग्री में कितना हो जाएगा 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर जब हो जाएगी 2 घंटे, और ये जब अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आते हैं, नहीं तो आप सर्च कर लेना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स बाई लकी सर, तो वो भी मैंने डाल रखा है वीडियो। तो इतना ध्यान दो, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम लगे वो 2 घंटे का। हालांकि अपने इंडिया में सेम टाइम रहता है हर जगह पर, अब टाइम तो सेम है, मगर यहाँ पर आपको जो समय होगा वो मतलब दिन जो ढलेगा, जैसे मतलब गुजरात में आपको मतलब सुबह 6 बज रहे हैं, मतलब जस्ट मॉर्निंग हुआ है, तो यहाँ पर 6 बजे वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, हमें यहाँ पे जो 8 बजे वाली सिचुएशन दिखेगी वो यहाँ 6 बजे ही दिख जाएगी आपको, ठीक है। ओके, द टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। मैंने बताया था जो अपनी 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है, ये भारत के बीचों बीच में से जा रही है, और स्पेशली मिर्जापुर इलाहाबाद से जा रही है उत्तर प्रदेश से, और इसी को मानते हैं क्या, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसी से हम अपना क्या करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। तो अगर कोई पूछ ले इंडिया में टाइम मेजर किस लॉन्गिट्यूड से करते हैं, तो आपको बताना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से इंडिया का टाइम मेजर करते हैं, जो कि मिर्जापुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। और लैटिट्यूडनल एक्सपेंस अगर देखें, लैटिट्यूडनल एक्सपेंस देखें तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस
द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इंडिया में भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमारा लेटीट्यूड एक्सपेंशन कितना है, साउथ में 8 डिग्री और यहाँ पे कितना है 37 डिग्री। तो दिन और रात में भी आपको क्या मिलेगा, देखने को वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, आपको पता है लेटीट्यूड की वजह से डे एंड नाइट में भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। मतलब इक्वेटर पे वेरिएशन कम होता है, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे तो डे एंड नाइट में क्या होगा, वेरिएशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। द स्टेट्स थ्रू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये मैं बता ही चुका हूँ कौन कौन से स्टेट से हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, जिसको हम बोलते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट, या फिर वो बोल सकते हो 82.5 डिग्री ईस्ट, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये 5 स्टेट से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से गुजर रही है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये मैंने बता ही चुका हूँ पहले बेसिक्स में। तो चाइना नंबर 1 है, फिर दूसरे पे इंडिया, फिर USA, इंडोनेशिया और 5वें पे है पाकिस्तान। और ये भी मैं बता चुका हूँ एरिया के हिसाब से कंट्री, रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया अपना 7वें नंबर पर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होती है, ये भी चीज़ मैं बता चुका हूँ। 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, पास होती है। बॉर्डर हमारा पता ही चल गया, नीचे वाला जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं कोस्टल बॉर्डर, समुद्री बॉर्डर बोलते हैं। तो कोस्टल बॉर्डर कितना है अपना 7,516.6 किलोमीटर। और जो लैंड बॉर्डर है ये कितना है, लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर। तो बॉर्डर कौन सा ज़्यादा है, हमारा लैंड बॉर्डर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने बेसिक्स बहुत कराया ताकि आपका पिछला वाला कुछ छूटे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रही है। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल एज वेल एज आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी NCERT का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, और इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप जब भी आप कोई भी लेक्चर देखो तो ये इंश्योर करो कि पहले वाले लेक्चर आपने देख लिए हों। तो आज वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। ध्यान रखना यहाँ पे अभी अपने भारत की पोजीशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की पोजीशन कहाँ है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, इंडिया पहली बात तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में आता है। दूसरी बात, अगर ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करें तो कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, और इंडिया जो है ध्यान देना अपना जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और एशिया में भी इंडिया आता है किधर की तरफ, साउथ की तरफ आता है। इंडिया के जस्ट नीचे जो ओशन है वो है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन का नाम भी किसके नाम पर पड़ा है, इंडिया के नाम पर ही पड़ा है। तो ये एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर आधारित है। इसका मतलब हमारा जो देश है इंडिया, इसकी इंडियन ओशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है। ठीक है, तो ये अपना NCERT का डायग्राम है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और ओशंस सारे पता होना चाहिए, कौन कौन से ओशंस कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये चीज़ बताने की अभी है नहीं। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ये आज का हमारा टॉपिक है, भारत और विश्व। देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, भारत और विश्व के बारे में देखेंगे कि एंशिएंट टाइम से ही हमारा भारत का वर्ल्ड के कई सारे देशों के साथ कनेक्शन रहा है। वर्ल्ड के कई सारे देशों के साथ कनेक्शन 2 प्रकार से रहा है, एक तो समुद्री मार्ग से जिसको मैराइन रूट बोलते हैं या मेरीटाइम रूट बोलते हैं, और एक लैंड वाले रूट से। ठीक है, तो अब देखो हम एंशिएंट टाइम से ही दूसरे देशों के साथ व्यापार करते आए हैं। हमारा जो व्यापार जो ज़्यादातर रहा है वो यहाँ के आसपास के रीजन में ही ज़्यादा रहा है। और जैसे मान लो अगर यहाँ से ये हो गए अरब कंट्रीज, ये यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ये एशिया, चाइना, तो कई सारे देशों में हमारा जो व्यापार था पहले लैंड रूट के थ्रू ज़्यादा होता था, मतलब ज़मीनी रूट के थ्रू ज़्यादा होता था। यहाँ पर आपको पता है हिमालय माउंटेन पाए जाते हैं, तो माउंटेन में भी पहले जो जाते थे माउंटेन में थोड़े रास्ते होते थे छोटे छोटे से, उन रास्तों को पास बोलते हैं। तो कई सारे पासेस के थ्रू विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ पर आते थे और हमारे देश के व्यापारी जो होते थे बाहर सामान बेचने जाते थे। मगर जो ओशन के थ्रू जो था जो अपना व्यापार वो पहले के टाइम पे बहुत कम था, मगर आज की डेट में तो आपको पता है ओशन के थ्रू जो मतलब समुद्री जहाज जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम यूरोप भी जाते थे तो पहले यूरोप ऐसे यूँ घूम के जाना पड़ता था, अफ्रीका के चारों तरफ घूम के तब जाना पड़ता था। फिर यहाँ पर एक कैनाल है जिसका नाम है स्वेज कैनाल, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये अपना भारत हो गया, ये है रेड सी, और यहाँ पर एक कैनाल है स्वेज कैनाल। तो ये स्वेज कैनाल जैसे ही ओपन हुई थी, स्वेज कैनाल ओपन होने से अब भारत सीधा यहाँ से यूँ सीधा जा सकता है कहाँ पर,
यूरोप में जा सकता है। तो बहुत सारी डिस्टेंस हमारी बच गई। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस बच गई, अब हम सीधे यूँ यूरोप जा सकते हैं। और पहले कैसे जाना पड़ता था, घूम के अफ्रीका के चारों तरफ ऐसे यूरोप जाना पड़ता था। तो अभी हम यही देखेंगे कि हम मतलब हमारा किन किन देशों के साथ क्या क्या संबंध थे, और हल्का हल्का देखेंगे इंडिया की पोजीशन कहाँ है, इंडिया के किधर किधर कनेक्शंस हैं और कैसे कैसे कनेक्शंस हैं बाकी देशों के साथ। तो ध्यान देना, जो इंडियन लैंड मास है वो बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में, किस किस के सेंट्रल लोकेशन में, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर हम एशिया को देखें तो ये एशिया का मैप हो गया पूरे का। एशिया को अगर बीच में से ऐसे देखें तो इधर वाला जो एशिया है ये तो हो गया ईस्ट एशिया, इधर वाला जो एशिया है ये हो गया वेस्ट एशिया। तो भारत जो है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल कहाँ है, सेंट्रल लोकेशन में। तो सेंट्रल लोकेशन में होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। हमारा जो भारत देश है वो कहाँ पर आता है, एशियन कॉन्टिनेंट की साउथ में आता है। ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया में इंडिया साउथ में आता है, इंडिया के इधर की तरफ जो है ईस्ट एशिया कहलाता है, इधर की तरफ है जो वेस्ट एशिया कहलाता है, और ऊपर की तरफ जो है इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यूं अगर देखोगे तो ये वाला जो रेड वाला एरिया दिखा रखा है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एरिया साउथ ईस्ट एशिया, ये हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया नॉर्थ एशिया, भारत साउथ एशिया, इधर वाला साउथ वेस्ट और ये वेस्ट एशिया, और ये हो गया अपना सेंट्रल एशिया। ठीक है, The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in west and the continents of East Asia प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब देखो, ट्रांस ओशियन रूट्स का मतलब ऐसे रूट्स जो मतलब ओशियन के थ्रू दो देशों को जोड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस ओशियन रूट्स। तो भारत ओशियन रूट्स के थ्रू दो कॉन्टिनेंट्स को मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकता है। भारत अपने इसी ओशियन रूट के थ्रू, यहाँ पे जो ओशियन रूट है ये वाला जो ओशियन हो गया, ओशियन के थ्रू कहाँ कहाँ पर कनेक्ट है, ओशियन के थ्रू यूरोप से कनेक्ट हो सकता है, ओशियन के थ्रू यहाँ पे वेस्ट एशिया से कनेक्ट हो सकता है, ओशियन के थ्रू साउथ एशिया से कनेक्ट हो सकता है। तो भारत जो है, इंडिया जो है अपना, एक तो वेस्ट की तरफ में तो यूरोप से कनेक्टेड है और ईस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है। तो ध्यान दो, ये हो गया वेस्ट की साइड, वेस्ट की साइड में कहाँ, वेस्ट एशिया से या यूरोप से कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखो ये वाला मैप, ये इंडिया का वेस्ट हो गया। तो ओशियंस के थ्रू वेस्ट में किससे कनेक्टेड है, यूरोप से, यहाँ से भी जा सकते हैं यहाँ से, और ईस्ट में यहाँ पे जो कंट्रीज आते हैं उनको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इन सारे देशों से भारत क्या है, कनेक्टेड है। और बीच में होना ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है। तो हमारा यहाँ पे होना बहुत फ़ायदा है, बीच में होने का फ़ायदा। ठीक है, हमें मतलब एक तो यहाँ से, एक तो ये वाला जो ओशियन वाला, यहाँ पे ओशियन ही ओशियन है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा आर्मी वार्मी डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है अपना सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री है वो लैंड वाले बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा मतलब हमने डिप्लॉय कर रखी है, और लैंड बॉर्डर भी हमारा बहुत ज़्यादा है। आपको कमेंट करके बताना है भारत का लैंड बॉर्डर कितना है और कोस्टल बॉर्डर कितना है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आर्मी का खर्चा भी बच जाता है, और बीच में होने का इसमें एक अलग ही फ़ायदा है। हालांकि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही ऐसे खुले में छोड़ रखा है, हमारी भारतीय नेवी यहाँ पर मतलब पेट्रोलिंग करती रहती है। तो इनके जो व्हीकल्स होते हैं वो पेट्रोलिंग लगातार करते रहते हैं, मतलब इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं कोई दुश्मन हमारे ऊपर नज़र तो नहीं रख रहा है। द डेक्कन प्लेट्यू, भारत का जो ऐसे करके जो एरिया है, पेनिनसुला जिसको हम बोलते हैं, जो उसको जो डेक्कन प्लेट्यू प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशियन। हमारा जो भारत का डेक्कन प्लेट्यू है ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू। तो ये कहाँ पर फैला हुआ है, इंडियन ओशन की तरफ अंदर एक्सटेंड कर रहा है, इंडियन ओशन की तरफ घुसा हुआ है। हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ वेस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत का ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे देखो, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो ये कहाँ पर है, इंडियन ओशन की तरफ थोड़ा ये एक्सटेंड कर रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या है, इसके चारों तरफ तो आपको, तीनों तरफ तो आपको पता है पानी पानी है। तो इससे हम एशिया की तरफ, साउथ वेस्ट एशिया की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं, यूरोप की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं, अफ्रीका की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं, इधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, साउथ वेस्ट एशिया की तरफ, ईस्ट एशिया की तरफ। तो इससे हमें कई सारे फ़ायदे हैं। किससे फ़ायदे हैं कि जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है जो इंडियन ओशन में ऐसे बिल्कुल घुसा हुआ है, तो उसके दोनों तरफ आपको पता है, एक तरफ वेस्टर्न कोस्ट है और एक तरफ ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ हम किस किस से कनेक्टेड है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्टेड है, और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ हम ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है। कोस्ट का मतलब है समुद्र, समुद्री तट। ये वाला जो ये एरिया है देखो यहाँ पे
ये हो गया अपने प्यारा भारत। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट से हम वेस्ट की साइड में कंट्री से कनेक्टेड हैं, ईस्टर्न कोस्ट से हम ईस्ट की साइड जो कंट्रीज है उनसे कनेक्टेड हैं। सोचो अगर यहाँ लैंड मास होगा कोई दूसरा देश होता तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम यहाँ पे, हमें यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से होकर जाने में बड़ी दिक्कत होती है, कई बार पाकिस्तान अब ब्लॉक कर देता है, सामान जाता रही है, मगर यहाँ तो हम इधर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका एक अलग ही फ़ायदा है हमारे लिए, इंडिया के लिए। नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। अब भारत की जितनी मतलब कोस्ट लाइन है, आपको पता है 7,500 अब 516 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन है इंडिया की। जितनी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में भारत की है और किसी कंट्री की इतनी कोस्ट लाइन है नहीं, तो इसका भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा है। इंडिया हैज़ एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशन आफ्टर इट। इंडिया की जो है इंडियन ओशन में बहुत ही बड़ी प्रोमिनेंट रोल है और इंडिया का दबदबा है। मैं कह सकता हूँ इस वाले जो इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा जो दबदबा है वो भारत का ही है, और ये इस बात का प्रूफ भी है कि इंडियन ओशन का नाम हमारे भारत देश के नाम पर ही रखा गया, इंडिया के नाम पर ही रखा गया। तो इंडिया का यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा दबदबा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो पिक्चर में ये है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में से रास्ते होते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है, नेविगेबल रूट होते हैं। इन्हीं रास्तों को बोलते हैं पास। माउंटेन में जो रास्ते होते हैं जहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इन रास्तों को हम पास बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अपने नॉर्थ इंडिया में माउंटेन कौन सा है आपको पता है, हिमालय माउंटेन है। तो पहले हिमालय माउंटेन के थ्रू बहुत सारे लोग अरब से और एशिया से, सेंट्रल एशिया से कई सारे लोग क्या करते थे, इन्हीं माउंटेन पासेस के थ्रू इंडिया में आते थे, और हमारे जो ट्रेडर्स होते थे वो भी इन्हीं माउंटेन पासेस के थ्रू बाकी देशों में ट्रेड करने जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको हल्का सा पता होना चाहिए। द इंडियाज कॉन्टेक्ट विद वर्ल्ड विद लैंड रूट इज मच ओल्डर देन मैरीटाइम रूट। अब देखो हमारे जो कॉन्टेक्ट हैं वर्ल्ड के साथ वो लैंड रूट से बहुत पुराने हैं। मतलब ज़मीन, मतलब अगर एंशिएंट टाइम की बात करें, शुरुआत की अगर हम बात करें, तो हम ज़्यादातर दूसरे देशों में पहले लैंड रूट के थ्रू जाते थे, ना कि ओशियन रूट के थ्रू, क्योंकि ओशियन के लिए हमारे पास पहले इतनी ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की डेट में तो आपको पता है पानी के बड़े बड़े जहाजेज होते हैं, तो वो पोर्ट्स पर आते हैं, रुकते हैं और जाते हैं। तो पहले इतने हमारे पास पोर्ट्स और ये शिप और ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो हम जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स थे वो बहुत कम थे, इसलिए हम लैंड रूट के थ्रू ज़्यादा जाना आना प्रेफर करते थे। तो हमारे जो वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट हैं वो लैंड रूट से बहुत पुराने, बजाय मैरीटाइम रूट। मैरीटाइम आपको मतलब समुद्री रूट के थ्रू, ठीक है। द वेरियस पासेस, पासेस समझ गए ना, तो माउंटेन्स में जो रास्ते होते हैं छोटे छोटे से जिनके थ्रू आप जा सकते हो, आ सकते हो, उनको हम बोलते हैं पासेस। द वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन्स इन द नॉर्थ provided passes to the travelers while the oceans restricted such interactions for a long time। ये कह रहे हैं इंडिया में जो नॉर्थ साइड में जो माउंटेन्स हैं, आपको पता है इंडिया में नॉर्थ साउथ में जो माउंटेन्स है वो कौन से हैं, हिमालय माउंटेन है। हिमालय माउंटेन में क्या है, बहुत सारे पासेस हैं। उन पासेस के थ्रू विदेशी भारत में भी आ सकते थे और भारतीय विदेशों में भी जा सकते थे, मगर समुद्र में ऐसा कुछ था नहीं पास वास। तो हम समुद्र के थ्रू ज़्यादा लोग भारत के टच में आए नहीं, ज़्यादातर टच में किससे आए थे, लैंड रूट के थ्रू ही ज़्यादातर भारत में टच में आए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये देखो ये माउंटेन्स हैं, और ये माउंटेन्स में छोटे छोटे से जो रास्ते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन पासेस बोलते हैं। और ये जो पासेस हैं या ये जो लैंड रूट हैं या जितने भी रूट हैं, लैंड रूट हो गए या मैरीटाइम रूट हो गए, इनका एक बड़ा ही फ़ायदा है। अब देखो अगर हमारा किसी दो देशों के साथ में रिलेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर रिलेशन क्यों बनाते हैं, उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं कि एक तो हम व्यापार कर सकते हैं, हमारे पास जो चीज़ हम दूसरे देशों को दे सकते हैं, उनके पास जो चीज़ें हमारे काम के तो उनको हम ले सकते हैं। आइडियाज़ का एक्सचेंज हो सकता है, हमारे कल्चर का उनके देश में कल्चर में उनके देश में क्या हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर हमारा जो कल्चर है वो वहाँ पर फैल सकता है, उनका कल्चर हमारे यहाँ पे, हमारे जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं वो दूसरे देशों में जा सकते हैं। तो ये आइडियाज़ का ट्रांसफ़र, कल्चर का ट्रांसफ़र, लैंग्वेज का ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब दो देशों के बीच में रिलेशन हो और दो देशों के बीच में जब हमारा आना जाना लगा रहे। तो ये जो रूट हैं इनके थ्रू लोग पता है आते जाते रहते थे। हमारे देश के जो लोग थे व्यापारी वो दूसरे देशों में जाते आते रहते थे, उनके दूसरे देशों के यूरोप और अरब कंट्रीज और ये सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, इनके लोग भी हमारे देश में आते जाते रहते थे, जिनको हम ट्रैवलर्स भी बोलते हैं, ट्रेडर्स, ठीक है। ट्रेडर्स भी आते थे और ट्रैवलर्स भी आते थे। तो वो क्या करते थे, अपने यहाँ के आइडियाज़ को हमारे भारत में लेके आए, और हमारे यहाँ के लोग जब दूसरे देशों में जाने लगे तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो रीति रिवाज परंपरा है वो दूसरे देशों में फैलने लगी। तो भाई अपना जो कल्चर दूसरी जगह कब जाएगा, जब लोगों में क्या हो, इंट्रैक्शन हो आपस में। तो ये जो रूट्स हैं इनका सबसे बड़ा फायदा
फायदा क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। हम इनसे फायदा ये हुआ कि बहुत पुराने समय से जब से हमारे कनेक्शन स्टैब्लिश हुए हैं दूसरे देशों के साथ, तो एक तो क्या हो रहा है, आइडियाज, हमारे जो आइडियाज है उनके देश में जा रहे हैं और उनके आइडियाज हमारे देश में आ रहे हैं। दूसरी चीज कमोडिटीज, कमोडिटीज का मतलब होता है सामान। तो हमारे यहाँ पे जो सामान प्रोड्यूस होता है तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे उनको, और उनके यहाँ से सामान हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पता ही होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, The ideas of Upanishads, Ramayana, the stories of Panchatantra, Indian numerals, decimal system, thus could reach many parts of the world। अब देखो इन्हीं रूट्स के थ्रू जब लोगों का आवागमन होने लगा, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, हमारे भारतीय लोग, हमारे भारतीय ट्रेडर्स जब दूसरे देशों में बसने लगे, जाने लगे, व्यापार करने लगे, तो उसका फायदा क्या हुआ, हमारे जो विचार हैं, जैसे उपनिषद में क्या क्या लिखा हुआ, वेदों में जो विचार दिए गए हैं, रामायण के जो विचार हैं, रामायण की जो स्टोरीज हैं, पंचतंत्र की स्टोरीज जो विष्णु दत्त शर्मा ने पंचतंत्र बुक लिखी है उनकी स्टोरीज, भारतीय न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो भारत में डेवलप हुई हैं या भारत के जो मतलब संस्कृति का पार्ट है, ये जब ये दूसरे देशों में क्या होने लगी, स्प्रेड होने लगी, फैलने लगी। और वो जब कब संभव हुआ, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना स्टार्ट हुआ और दूसरे देशों के साथ कॉन्टेक्ट हुआ। हमारे भारतीय मसाले, मुस्लिन एक क्लॉथ है जिसको मलमल का कपड़ा भी बोलते हैं, बड़ा फेमस है हमारे यहाँ से। जो कॉटन टेक्सटाइल है वो तो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस था, हमारे यहाँ का कपड़ा पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो लोग मतलब भारतीय कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, भारतीय मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो हमारे यहाँ की जो कमोडिटीज हैं वो भी दूसरे देशों में जाने लगी, दूसरे देशों की हमारे देशों में जाने लगी। ठीक है, हमारे देश में आने लगी, सॉरी। तो स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। हमारे देश से इन सारी चीज़ों को विदेशों में ले जाया जाने लगा इन्हीं रूट्स के थ्रू। तो ये रूट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। रूट्स मतलब ये जो रास्ते हैं, ये चाहे लैंड रूट हो या मैरीटाइम रूट हो, इनके थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा और भारतीय कमोडिटीज स्पेशली ये भी दूसरे देशों में जाने लगी। On the other hand, influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country। अब दूसरी तरफ हम क्या देख सकते हैं, जब देखो अपना कल्चर दूसरे देशों में फैल रहा है तो यार ऐसा नहीं है कि उनका नहीं फैलेगा, तो उनके देश का भी कल्चर हमारे देश में फैलने लगा। तो एक मतलब ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक में जो मतलब मूर्ति कला की स्टाइल है वो भारतीय मतलब स्कल्पचर में भी मतलब आ गई, देखने को मिलती है। हमारी भारतीय जो स्कल्पचर है, इंडियन स्कल्पचर है, उसमें ग्रीक स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर जो मूर्ति कला है उसमें भी ग्रीक जो मूर्ति कला है, ग्रीक स्कल्पचर है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो मोन्यूमेंट्स बनी हुई हैं, उनमें डोम, एक चीज आपने देखी कि डोम, ऐसे जो गुंबद सी बनी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डोम। एंड मिनरेट्स मतलब मीनार जो होती है, ऐसे मीनार सी बगल में, चार मीनार, कुतुब मीनार, ये जो मीनार वाला ये फंडा है, ये डोम और मीनार अपने देश की संस्कृति नहीं है, ये हमें कहाँ से मिली है, वेस्ट एशिया से मिली है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे ही मतलब जो आइडियाज हैं, विचार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो विदेशों में जा रही हैं। भाई विदेशों की भी चीज़ें हमारे यहाँ पे आई हैं, विदेशों से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आई हैं। अब जैसे देखो इस्लाम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो ये भी कहाँ से आया, ये अरब कंट्री से भारत में आया। क्रिश्चियन रिलीजन की बात करें, ये भी अलग देशों से हमारे देश में आया। हमारे यहाँ पे फारसी लोग रहते हैं, पर्शियन जिनको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आए। तो हमारे यहाँ पे आपने देखा आज की डेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया को डाइवर्सिटी वाला कंट्री बोलते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये भारत की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत कैसा है, एक है, रंग बिरंगा है, फिर भी एक है। भाई अच्छी बात है, ठीक है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि इंडिया और वर्ल्ड वाले टॉपिक में कि हमारा एक तो कई सारे देशों के साथ संबंध है, प्लस हमने जानने की कोशिश की इंडिया के ईस्ट में जो है किन किन से संबंध थे, वेस्ट में किन किन से, वेस्ट एशिया का मतलब क्या, ईस्ट एशिया का मतलब क्या, साउथ एशिया का मतलब क्या, तो ये सारी चीज़ें जानी। और इंडिया से क्या क्या चीज़ें जाती थी, किसके थ्रू जाती थी, रूट्स के थ्रू जाती थी। सबसे ज़्यादा हमारा जो मतलब ट्रेड होता था एंशिएंट टाइम से, वो सबसे ज़्यादा किससे होता था, लैंड रूट से होता था। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा सेकंड लेक्चर फिनिश हुआ। अब हम थर्ड लेक्चर लाएंगे और शायद उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स एज वेल एज जो भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसका पार्ट 3 आज हम देखेंगे। 2 पार्ट में ऑलरेडी ला चुका हूं, तो उनको जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी। देखो भाई, पड़ोसी हमारे जितने अच्छे होंगे उतनी हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है, आसानी रहती है। और पड़ोसी अगर दिक्कत देते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जैसा कि आपको पता है, हमारे सिर्फ 2 ही पड़ोसी ऐसे हैं जो हमारी नाक में दम करके रखते हैं। पहला तो आपको पता ही है पाकिस्तान, और दूसरा है चाइना। ठीक है, तो इनके साथ हमारे रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे। तो पड़ोसियों के साथ अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो थोड़ी शांति रहती है। खैर, एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, तो देखते हैं भारत के पड़ोसी और कहाँ पे लोकेशन। देखो, ज्योग्राफी में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या लोकेशन है, आपको माइंड में सेट होनी चाहिए कि कौन सा कंट्री इंडिया के किस डायरेक्शन में। और स्पेशली आपको कैसे देखना है कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है। और ऐसे 4 डायरेक्शन और होती हैं, जैसे ये हो गई अपनी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हो गया नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। देखो, ज्योग्राफी में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के हिसाब से हमें बताना चाहिए कि किस चीज़ के नॉर्थ में है, किस चीज़ के साउथ में है। खैर, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो एशिया में, साउथ एशिया में आता है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये अपना एशिया का मैप है, और बताइए आपको सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया ही है। कमेंट करके बताओ सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया में बहुत सारे कंट्री आते हैं। तो भारत जो है ना अपना, ये एशिया के साउथ में आता है, पहली चीज़। ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्रीज है। और इंडिया में आज की डेट में, मैं अब बता रहा हूँ, आज हमें इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की डेट में जो भारत में स्टेट्स हैं वो कितने, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो 20 अप्रैल 2020, ठीक है, आज की डेट में 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेटेस्ट आपको बताइए, जम्मू कश्मीर को स्प्लिट कर दिया है, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज भी कर दिया। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। दीव व दमन और दादरा व नगर हवेली को मर्ज कर दिया। पहले जैसे जम्मू कश्मीर को स्प्लिट करने के बाद हमारी सिचुएशन क्या थी, 28 हमारे स्टेट थे और 9 यूनियन टेरिटरी थी। फिर 2 यूनियन टेरिटरीज को और मर्ज कर दिया, तो 8 यूनियन टेरिटरीज। खैर, अपनी बुक में दे रखा है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, तो बुक के हिसाब से आता है तो ये लिखना, और अगर लेटेस्ट पूछे तो ये भी लिख देना, मर्जी है आपकी। मगर मैंने आपको अवगत करा दिया है बिल्कुल नई चीज़ों से। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है दादरा व नगर हवेली, दीव व दमन, इसको भी क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। और जम्मू कश्मीर ऊपर जो है, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को अलग अलग क्या बना दिया है, यूनियन टेरिटरीज। ध्यान देना, ये भी क्या है, यूटीज बना दिए। पहले जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था, कंप्लीट राज्य हुआ करता था, और यूनियन टेरिटरीज प्रेसिडेंट के अंडर में होती है। चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ये रहा, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की कैपिटल है लेह। ठीक है, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इंडियाज नेबर्स। अब देखो, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री हमारी। अच्छा, यहाँ पे एक कमेंट करके और बताना है भारत का लैंड बॉर्डर कितना है और कोस्टल बॉर्डर कितना है। मैं आपको चेक करता रहूँगा आपका प्रीवियस नॉलेज अपडेट है या नहीं है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देखें, लैंड बॉर्डर पे कौन कौन से टच करते हैं और ओशियन बॉर्डर पे कौन से टच करते हैं। खैर देखो, यहाँ पे ये वाली जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर कौन सा है, अफगानिस्तान है। बिल्कुल, अगर नॉर्थ में चले जाएं तो नॉर्थ में 3 कंट्रीज हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, और एक है चाइना, तिब्बत चाइना, ये भी है। ईस्ट की तरफ अगर जाएं तो ईस्ट की तरफ एक तो म्यांमार, जिसको बांग्लादेश भी बोलते हैं, और एक हो गया आपका, सॉरी, म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, और दूसरा है बांग्लादेश। तो ये हो गया हमारे ईस्ट में। अब अगर इधर जाएं साउथ में, अब डायरेक्ट तो नहीं है मगर बीच में क्या है, पानी है, ओशियन है। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज है नीचे की तरफ, एक तो लक्षद्वीप के नीचे साउथ में है, एक तो मालदीव, और एक है श्रीलंका। ठीक है, तो ये कंट्रीज हो गए हमारे नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश। तो मैंने बताया था पाकिस्तान अफगानिस्तान ये नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ पे, ऐसे जाओ, ये वाले हो गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर क्या हो गया, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। चाइना, तिब्बत भी चाइना का ही पार्ट है फिलहाल। नेपाल और भूटान ये नॉर्थ में आते हैं, चाइना, नेपाल, भूटान ये किधर है, नॉर्थ में। इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश ये ईस्ट में आते हैं। म्यांमार का ओल्ड नेम है बर्मा। ठीक है, तो अगर इंडिया के ऐसे ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे म्यांमार है, ये वाला है म्यांमार, और यहाँ पे ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये वाले कंट्रीज हो गए। इसके अलावा यहाँ पे और क्लियरली आप देख सकते हो सारे कंट्रीज दिखा रखे हैं। ये अपना प्यारा भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बर्मा या म्यांमार,
बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया मालदीव। ठीक है, तो ये अपने पड़ोसी देश हैं। और नीचे ये पूरा की पूरा जो ओशन है इसका नाम है इंडियन ओशियन। ये नीचे नीचे ओशियन इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ओके, अवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, फर्स्ट वन इज श्रीलंका एंड सेकंड वन इज मालदीव। तो अपने इंडिया के नीचे 2 अपने आइलैंड कंट्रीज हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये श्रीलंका और दूसरा मालदीव। अच्छा, ये कमेंट करके और बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड। कॉन्टिनेंट और आइलैंड में क्या डिफरेंस है, ये भी कमेंट करके बताइए। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाई द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो श्रीलंका है इसको भारत से अलग कर रखा है एक छोटा सा नैरो चैनल है पानी का, वाटर का एक नैरो चैनल है। उस वाटर के नैरो चैनल को क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, और एक है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ध्यान देना, इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली स्ट्रेट का नाम पाक स्ट्रेट और गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार। और भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, अगर देखो सॉरी भारत के यहाँ पे साउथ में यहाँ पे देखोगे जो लैंड वाला पार्ट है यहाँ पे, ये है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3 सी मिलते हैं। इधर से मिलेगा इंडियन ओशियन, इधर से मिलेगा वे ऑफ बंगाल और यहाँ से मिलता है अरेबियन सी। तो 3 सी आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर आप जाओगे कभी कन्याकुमारी घूमने तो वहाँ पे 3 सी दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसी जगह है कन्याकुमारी। ओके, मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमने देखा मालदीव जो है बिल्कुल साउथ में, किसके साउथ में, ये है लक्षद्वीप के साउथ में। तो ये अपना लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के साउथ में ये जो आइलैंड कंट्री है नीचे ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं मालदीव। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। तो इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ जोग्राफिकल कनेक्शन भी है और हिस्टोरिकल। बहुत सारे कंट्री जैसे हैं हमारे कई सालों से, बहुत सालों से, एंशियंट टाइम से, हजारों सालों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। और जोग्राफिकल तो हमारे हैं, जोग्राफिकल मतलब पड़ोसी हैं भाई, अपने जोग्राफी बाउंड्री टच करती है। और हिस्टोरिकल रिलेशंस भी हमारे इनके साथ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़, यहाँ पे अपना चैप्टर हो गया फिनिश। अब मैं 2-3 चीज़ और बता देता हूँ जो नोट लगा के बुक में बता रखी हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, आपको पता है अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय तक रूल किया था। और 1947 में हम अंग्रेज़ों से क्या हो गए थे, आज़ाद। अंग्रेजों से जब आज़ाद हुए थे तो इंडिया में 2 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे। एक तो होते थे प्रोविंसेस और दूसरे होते थे द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रोविंसेस वो होते थे जहां पे जो डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में आते थे। ध्यान देना, प्रोविंसेस ऐसे स्टेट्स हुआ करते थे जो अंग्रेजों के डायरेक्टली कंट्रोल में आते थे। और अंग्रेजों का जो वायसरॉय होता था, भारत का जो वायसरॉय होता था, वो यहाँ पर अपना गवर्नर अपॉइंट करके रखता था, या कोई ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर क्या करके रखते थे, अपॉइंट करके रखते थे। ठीक है, तो ये तो हो गए एक प्रकार से अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में। दूसरे यहाँ पे हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स। और मैं आपको बता दूं, आज़ादी के समय लगभग हमारे पास भारत में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो प्रिंसली स्टेट्स में कैसे शासन चलता था, प्रिंसली स्टेट्स कंट्रोल किया जाता था लोकल या हेरिडेटरी रूलर्स के द्वारा। वहाँ का कोई भी जो लोकल रूलर हुआ करता था या कोई भी किंग हुआ करता था, वो क्या करता था, उसको रूल करता था। मगर अब प्रिंसली स्टेट अंग्रेजों के अंडर में इनकी क्या सिचुएशन थी, इन्होंने बोला कि भाई देखो, अंग्रेजों ने इनसे बोल दिया कि देखो रूल आप ही करो, मगर तुम्हारे बॉस कौन रहेंगे, बॉस हम ही रहेंगे। तो ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने अंग्रेजों की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया था। सॉवरेंटी मतलब कि बॉस कौन है, अंग्रेज रहेंगे, सुपर पावर किसके हाथ में रहेगी, अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, हम उनके अंडर में रह के ही काम करेंगे। तो सॉवरेंटी किसकी थी, अंग्रेजों की। ठीक है, और बात किसकी माननी पड़ती थी, अंग्रेजों की। तो खुद की कोई मतलब इनकी पावर नहीं थी, और बस इनको क्या था, कठपुतली बना दिया था अंग्रेजों ने कि भाई आप मतलब बस इसलिए ताकि मतलब जनता इनकी बात माने। तो खैर 2 प्रकार के स्टेट्स हुआ करते थे, एक तो प्रोविंसेस जो अंग्रेज डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, दूसरे द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स राजा के द्वारा रूल किए जाते थे। जैसे लगान मूवी देखी हो तो उसमें जो राजा रहता है वो प्रिंसली स्टेट्स का ही राजा रहता है। और प्रिंसली स्टेट्स में अंग्रेजों ने अपना एक एजेंट भी बिठा रखा था, पॉलिटिकल एजेंट। तो वो क्या करता रहता था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता था। खैर यहाँ पर थोड़ा सा इनको फायदा ये था, प्रिंसली स्टेट्स को इनको रूल करने के लिए थोड़ी बहुत पावर दे रखी थी अंग्रेजों ने। खैर ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो 1947 से पहले भारत की क्या सिचुएशन है। ये जो पिंक कलर में दिखा रखे हैं सारे के सारे क्या हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं। और ये येलो कलर में दिखा रखे हैं ये हैं ब्रिटिश
प्रोविंसेस जो अंग्रेजों के द्वारा रूल किए जाते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पॉज करके इसको देख लेना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन, बात ध्यान रखना, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, भारत का सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है, ये जीके का क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ये जो पॉइंट दिखा रखा है वो है इंदिरा पॉइंट। गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। अब देखो 2004 में भारत में भयंकर सुनामी आई थी। इस सुनामी के दौरान जो ये इंदिरा पॉइंट है जो भारत के सबसे साउथ में है, ये क्या हो गया था, डूब गया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आने वाले 1-2 लेक्चर्स में मैं क्या कराऊंगा, जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो भी आपको करा दूंगा और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको मैं स्टडी मटेरियल पर प्रोवाइड कराता हूं और साथ ही साथ में जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेगी। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 के 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जहां पे हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। बड़ी आसानी से लाइन टू लाइन हमने सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और इनको हम करेंगे विद मैप्स। ठीक है, ज्योग्राफी में बिना मैप के आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैप पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैप्स ही डालते हुए आया हूँ। जहाँ भी अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, हर चीज़ के मैंने यहाँ मैप्स प्रोवाइड किए हैं। तो आज भी हम बहुत सारे मैप्स के थ्रू चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1, 2, 3 जो लेक्चर्स हैं उनको देखें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच में से डिवाइड करती है भारत को। तो ये किस स्टेट में से पास नहीं होती है, यहाँ पे 4 दे रखे हैं, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, किस में से पास नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत में इन 8 स्टेट्स में होके पास होती है। पहला गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। मतलब इन 8 स्टेट में होकर पास होती है। और देखो उड़ीसा कहाँ है, ये रहा उड़ीसा। तो उड़ीसा से पास हो रही है, नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होती है, उड़ीसा से पास नहीं होती है, बाकी इन 3 जगह से पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देख सकते हो या बुक में भी मैप दे रखा है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियरली जा रही है। यहाँ पे उड़ीसा तो बहुत नीचे रह गया, ये देखो। ठीक है, तो ये गुजरात, राजस्थान से भी जा रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारे स्टेट से होकर पास हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। हमने देखा था इंडिया का लैटिट्यूड एक्सपेंशन एंड लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। तो अगर डायरेक्शन हम देखें तो ऊपर हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, और ये हो गई वेस्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि ईस्ट की साइड में, ईस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो कितना है। सबसे ईस्ट में आपको बताइए कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, और सबसे वेस्ट में कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसको मैप में देख लेते हैं, ये देखो ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये तो हो गया वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में कौन सा हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया अपना ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड का ध्यान रखना है, नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट। ओके, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, मतलब ये जो 4-5 स्टेट बता रखे हैं, इनकी कॉमन बाउंड्री या कॉमन जो फ्रंटियर है वो किस कंट्री के साथ लगती है, चाइना, भूटान, म्यांमार और नेपाल। तो देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 4-5 दे रखे हैं। देखो एक बार, ये तो हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया बिहार, और यहीं पर ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये वाला जो है यहाँ पर, और ये हो गया सिक्किम। तो ये 4-5 जो स्टेट है किस कंट्री से मिल रहे हैं। देखो चाइना से उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा, चाइना हट गया, म्यांमार यहाँ पर इससे भी नहीं मिल रहा, ये भी हट गया। ठीक है, और भूटान से भी उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा है, मगर सारे के सारे जो स्टेट्स बता रखे हैं इनकी बाउंड्री किससे मैच करती है, बाउंड्री मिलती है नेपाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल से टच करते हैं, नेपाल से। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल से टच करने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये 5 जो स्टेट है इनकी बाउंड्री किससे टच करती है, नेपाल से टच करती है। अगला क्वेश्चन है,
इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी यू हैव टू बी गोइंग टू। मतलब आपको अगर कवारत्ती जाना है तो कवारत्ती आपको पता होना चाहिए किस यूनियन टेरिटरी में आता है। देखो, अंडमान निकोबार में नहीं आता, पुडुचेरी में नहीं आता, द्वीप दमन में नहीं आता, कवारत्ती कहाँ पे आता है? लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये हो गया लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की कैपिटल जो है कवारत्ती। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया में जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सबकी कैपिटल आपको कमेंट करके बतानी है। सारे यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल कमेंट करके बतानी है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम कंट्री, ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया आइडेंटिफाई। ये कह रहे हैं कि मेरा मित्र है वो कहीं ऐसे कंट्री से आता है जिसकी लैंड बाउंड्री इंडिया से नहीं मिलती। अब देखो, बांग्लादेश की बाउंड्री मिलती है इंडिया से, लैंड बाउंड्री मिलती है, नेपाल की मिलती है, भूटान की मिलती है, पर ताजिकिस्तान की बाउंड्री हमारे देश से नहीं मिलती। ये देखो अपना मैप, और ये अपना प्यारा भारत हो गया, और ये नेपाल हो गया, नेपाल से लैंड बाउंड्री मिल रही है, बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री मिल रही है, हमारी म्यांमार से मिल रही है लैंड बाउंड्री, पाकिस्तान से मिल रही है, अफगानिस्तान से हल्का सा ऊपर, मगर ताजिकिस्तान तो बहुत ऊपर पहुंच गया। तो हमारी बाउंड्री किससे नहीं मिल रही? ताजिकिस्तान से नहीं मिल रही, बाकी सब देशों से मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम दी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी। भाई अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड्स आता है? तो देखो, ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट हो गया जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, और कमेंट करके बताना है व्हाट इज पेनिनसुला। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो इधर हो गया इंडिया के जो पेनिनसुलर इंडिया उसके ईस्ट की साइड में है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, और ये वाला जो सी है इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, और अरेबियन सी में यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं इनको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो आपको बताना है कि अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनका नाम क्या है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसे देशों के नाम बताओ जो भारत से बड़े हैं। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, वर्ल्ड में इंडिया की जो रैंक है वो है 7वें नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। एक कमेंट करके बताना है आपको कि इंडिया का एरिया कितना है। लिखते जाओ क्वेश्चन, इंडिया का एरिया बताओ, इंडिया का एरिया कितना है। ठीक है, तो 7वें नंबर पे आता है। और इससे बड़े कंट्री कौन कौन से हैं? तो इससे बड़े कंट्री 6 हैं जिनके नाम मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 जो कंट्रीज हैं ये कंट्रीज इंडिया से बड़े हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। ओके, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इट्स साउथ ईस्ट। अब देखो, साउथ ईस्ट का मतलब क्या है? ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये कह रहा है साउथ ईस्ट। अब 4 डायरेक्शन और होती हैं। इस वाली डायरेक्शन को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, इस वाली को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। अब वो क्या कह रहा है? साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में, इंडिया की इस डायरेक्शन में कौन सा आइलैंड आता है? तो दिख गया होगा आपको, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार आता है साउथ ईस्ट में। अगर ये पूछ लेता ऐसे साउथ वेस्ट में कौन सा है तो आप बता देते लक्षद्वीप हल्का सा। ठीक है, ओके। विच आइलैंड कंट्री आर अवर सदर्न मोस्ट नेबर्स। कौन से कंट्री जो हैं हमारे इंडिया के बिल्कुल साउथ में आते हैं? तो साउथ में तो 2 ही कंट्री आते हैं, मालदीव्स और श्रीलंका। ये दोनों हमारे कैसे हैं? आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज। तो एक क्वेश्चन और बताना है, व्हाट इज आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले चैप्टर में। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा, थोड़ा बड़ा है। द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट टाइम वर द वॉचेस सो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। आप कह रहे हैं कि भाई सन जो राइज होता है वो 2 घंटे पहले राइज होता है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में आता है और गुजरात जो है वेस्ट में आता है। और आपको पता है सन किधर से राइज होता है? सन राइज होता है ईस्ट से। ठीक है, और गुजरात और इसके बीच में लगभग 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है, और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का बराबर मतलब होता है 1 घंटे, और लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 2 घंटे। मतलब गुजरात और टेक्निकली अगर देखें, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसमें 30 डिग्री का लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे सनराइज कब हो रहा है? जब भी सनराइज होता है उसके 2 घंटे बाद सनराइज होता है। कहाँ पर? गुजरात में। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की वजह से। कितना अंतर है लॉन्गिट्यूड का? लगभग 30 डिग्री अंतर है। 30 डिग्री की वजह से लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर रहता है दोनों में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। मगर हमारी घड़ी बराबर टाइम क्यों बताती है? घड़ी बराबर टाइम इसलिए
इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको पता है इंडिया के बीचों बीच में से हमारी एक लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। 82 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री है, जीरो गलत लिख रहा है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो बीचों बीच में से पास हो रहा है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और इसी की वजह से हमने जो टाइम है पूरे देश की घड़ियों में जो टाइम है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। हमारे यहाँ पे एक ही टाइम जोन है, इसलिए आप कहीं पर भी चले जाओ टाइम क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा, टाइम अलग अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही रीजन है, इसको आप पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे वाला अंतर मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की वजह से होता है ऐसा, और इसीलिए मतलब जो सनराइज है वो अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है और बाद में कहाँ पर होता है, गुजरात में। मगर सभी घड़ियों में बराबर टाइम क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वही वाला पूरे देश में क्या कर रखा है, लागू कर रखा है। स्टैंडर्ड जो टाइम है हमारा स्टैंडर्ड टाइम इसी के अकॉर्डिंग ले रखा है। किसके अकॉर्डिंग ले रखा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के आधार पर ले रखा है। और ध्यान रखना, चलो एक कमेंट करके और बताओ कि भारत का टाइम जीएमटी से कितना आगे है, भारत का जो टाइम है जीएमटी से कितना आगे। दूसरा क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। अब ये कह रहे हैं इंडिया जो है इंडियन ओशन में बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पर आता है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। कैसे, तो देखो भाई इसका महत्व ऐसे है। नंबर एक तो इंडिया बीचों बीच में आता है, यहाँ पे देखो आप, ये इंडिया इंडियन ओशियन में कहाँ पे आता है, बीचों बीच में आता है। तो बीचों बीच में आने का फायदा ये है कि इसके अरब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, इसके अफ्रीका के साथ अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, ये इसको मतलब यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकता है, ये इनको ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट कर सकता है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो इंडियन ओशन में बीच में रहने का फायदा ये है कि हमारा जो प्यारा भारत है ये सभी देशों के साथ क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, और साथ के साथ में ये ट्रेड करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, व्यापार करने में भी क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है मैं बता देता हूँ। नंबर एक तो क्या है, इसकी वजह से ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, मतलब जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स का मतलब है दो देशों के बीच में जो ओशन रूट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कनेक्शन कर सकते हैं, दो देशों के बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। किसके थ्रू, ट्रांस ओशियन रूट के थ्रू। और ये जो ट्रांस ओशियन रूट है ये भारत को कनेक्ट करता है यूरोप, वेस्ट की साइड में यूरोप से, और ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, अफ्रीका से भी कनेक्ट करता है, ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करता है। और इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, अब ये देखो यहाँ पे ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट और ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट से इंडिया किस किस से कनेक्टेड है, अफ्रीका, और ऊपर जाओगे तो फिर यूरोप, इन सारे देशों से कनेक्टेड है। तो ध्यान देना, इंडिया जो है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया को इसके कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से। जबकि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, संबंध इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आपको पता है इंडिया की जो है कोस्टल बाउंड्री बहुत बड़ी है। कोस्टल बाउंड्री कितनी है, लगभग 7,516 7,516.6 किलोमीटर, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, जो कि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। इतनी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है। तो बड़ी कोस्ट लाइन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स पाए जाते हैं, पोर्ट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ और साथ के साथ में दूर वाले देशों के साथ। और ये जो ट्रेड करते आ रहे हैं हम आज से नहीं कर रहे, ट्रेड हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी कोस्ट लाइन होने का फायदा ये है कि बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पोर्ट्स पाए जाते हैं, जिससे हम ईस्टर्न साइड वाले पोर्ट्स हैं इनसे ईस्ट की तरफ जो कंट्री इनसे व्यापार कर सकते हैं, और वेस्टर्न कोस्ट हैं उनसे वेस्ट वाले कंट्रीज के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने में भी बहुत बड़ा योगदान है इसका। और इंडिया का क्लाइमेट भी अलग है, आपको पता है भारत का क्लाइमेट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग क्लाइमेट्स पाए जाते हैं इंडिया में, और किसी एशियन कंट्री में ऐसी सारी वेराइटी नहीं मिलती है। और हमारे कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, समुद्री जो तटरेखा है बहुत बड़ी है। इसी की वजह से अपना जो जो ओशन है इसका नाम क्या रखा गया है, इंडियन ओशन। अब देखो ये इंडियन ओशन ओनली एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के आधार पर रखा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये इंडिया की ग्रेट सिग्निफिकेंस की वजह से ये। और डेक्कन पेनिनसुला क्या है, ये वाला जो पेनिनसुला है इसको हम बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला भी आपको पता है इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। इसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से, और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ कनेक्शन अपने जो कॉन्टैक्ट हैं या कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं किस साथ, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के साथ। यहाँ से मतलब साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है क्या चीज़, ये डेक्कन प्लेटू घुसा हुआ है अंदर की तरफ, किधर, ये
इंडियन ओशियन की तरफ इंट्रूड कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से जो भारत की जो पोजीशन है इंडियन ओशियन में, ये जस्टिफाई करती है कि इंडिया का जो नाम है, इंडियन ओशियन का जो नाम है, इसी वजह से रखा गया है क्योंकि इंडिया का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, दबदबा है, इंडिया की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब कुछ मैप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैप के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड ग्रुप्स के नाम बताओ। जो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार, और अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है वो कौन सा है, लक्षद्वीप। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है भारत और इसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये मिलके क्या कहलाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, सॉरी मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, एक तो इंडिया का लैंड मास और अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका लैंड मास, इनको मिला दें तो यही क्या कहलाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द लैंड मास विच कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जब भी बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है तो आप बता देना भारत और इसके पड़ोसी जो देश हैं इनकी सबकी ज़मीन को मिला दें तो यही क्या कहलाएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो आपको पता है भारत के नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या है, पाकिस्तान है, और बिल्कुल सेंटर में क्या है, इंडिया है, नेपाल इसके नॉर्थ में है, भूटान कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश कहाँ पर है, ईस्ट में है। ये सारे कंट्रीज मिलके क्या कहलाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ध्यान देना इसमें चाइना नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। तो उन स्टेट्स के नाम बताओ जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो मैंने बता ही दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ट्रिक याद रखने की है, मिराज जेसीबी एट जीएमटी, मिराज जेसीबी एट जीएमटी। मी मतलब मिजोरम, रा मतलब राजस्थान, जेसीबी, जे मतलब झारखंड, सी मतलब छत्तीसगढ़, बी मतलब बंगाल, और जीएमटी मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये एक ट्रिक है, आप इसके थ्रू याद कर सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किन किन राज्यों से पास हो रही है। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं बता ही चुका हूँ पहले ही कि नॉर्दर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट, और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है इंडिया का वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, और नॉर्दर्न मोस्ट 37 डिग्री 6 मिनट है। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अच्छा, एक ऐसी जगह का नाम बताओ जिसके तीनों तरफ सी हैं। तो देखो इंडिया में ये वाली जगह ना बिल्कुल साउथ में, यहाँ पे कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के साउथ में तो है इंडियन ओशन, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में है अरेबियन सी। तो कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है भारत की जहाँ पे 3 समुद्र मिलते हैं। ध्यान देना, कौन कौन से समुद्र मिलते हैं, कन्याकुमारी में अंडमान निकोबार, सॉरी यहाँ पे जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिलते हैं। साउथ की तरफ इंडियन ओशन, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी, ठीक है। और भारत को श्रीलंका से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है, तो उसका स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, ओके। और यूनियन टेरिटरीज के नाम बताओ, इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरी है। ध्यान देना, मैं अपडेटेड बता रहा हूँ, आज तक की अपडेटेड। तो अब आज की डेट में भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहली है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दूसरी है चंडीगढ़, तीसरी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, दादरा व नगर हवेली एंड दीव व दमन। पहले दोनों ही अलग अलग हुआ करती थी, मगर 26 जनवरी 2020 से इन दोनों को भी क्या कर दिया गया है, एक कर दिया है। तो दादरा व नगर हवेली, यहाँ पे ये दोनों ये हैं, दादरा व नगर हवेली एंड दीव व दमन, दोनों एक ही हो गई हैं। दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, और 31 अक्टूबर 2019 से ध्यान देना 2 यूनियन टेरिटरीज और बन गई हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उसको हटा दिया, उसको क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और अब जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी। तो आज की डेट में एज ऑफ नाउ 8 यूनियन टेरिटरीज है भारत में, और 28 क्या हैं, स्टेट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स किए हैं। तो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको जरूर कमेंट करके बताना है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।